हेलो बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। आई होप आपने 7 लेक्चर्स देख लिए हैं। अगर उसमें कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन भी ओपन है और डाउट ग्रुप भी आपका ओपन है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो। तो चलो, आज का हमारा गोल क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में भी देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड एक्सटेंडेड चार्जेस की अब बात करने वाले हैं। हमने पढ़ा है कि एक पॉइंट चार्ज मेरे पास है, तो उसके कारण पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब यहाँ पे रोड आ गई। रोड मतलब एक्सटेंडेड चार्ज। अब ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, रिंग आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन एक्सिस, जिसकी आपके पास डेरिवेशन आती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा गोल है। तो आई होप आपने पिछले लेक्चर्स कवर कर रखे हैं, तभी आपको समझ आएगा। और आपका प्यारा सा चैनल, इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। देखो, मैं साफ बता रहा हूँ कि यार, आपके ना व्यूज़ कम हो रहे हैं, आप शेयर कम कर रहे हो। डाटा जितना यूट्यूब से कलेक्ट होता है वो हम देखते हैं। सब्सक्राइबर्स की रेशो भी कम है और शेयर करने वाले तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो वीडियो आती है तो प्लीज़ शेयर करो। आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है यार, पूरा का पूरा क्लास 11th 12th पीसीएम आपको कराई जा रही है। ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी, जेई के लिए भी, और एडवांस तक के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस वीक में आपको असाइनमेंट मिलने वाली है। ठीक है, अभी दो दो दिन में आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। कहाँ तक की मिलेगी? इलेक्ट्रिक चार्जेस तक की। असाइनमेंट के लिए तैयार रहो। इलेक्ट्रिक चार्ज की कल या परसों आपको असाइनमेंट मिलने वाली है। ठीक है, उसके वीडियो सॉल्यूशन 2 दिन बाद मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा। और ये सब कुछ आपको कहीं पे भी कोई फीस नहीं देनी पड़ रही यार। फिर भी आई डोंट नो आप क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो और क्यों नहीं शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। क्या है? ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो, ये चार्जेस का हमारे पास एक पैटर्न है। ठीक है, चार्जेस का सिस्टम है हमारे पास, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखानी है। मीन्स एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और दूसरा भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, जिनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको जितनी बातें लास्ट क्लास में कराई थी वो सारी की सारी ध्यान रखते हुए बनाना है बेटा। ठीक है, किसी भी चीज़ की कोई गलती नहीं करनी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। अब आप वीडियो को पॉज करोगे यहाँ पे, जब तक देखो डेरिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको लगाने हैं। ठीक है, आप एक बार वीडियो पॉज करो और फिर बनाओ। जितना भी जैसे भी आपसे बनता है आप बनाओ। चलो, अब मेरी बारी। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, इसमें से ऐसे जा रही होगी, इसमें ऐसे जाएगी, और सर ये ऐसे क्यों हो रही है? सबका रीज़न आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपने भी ऐसे ही बनाई हैं। मैच करना है आपको बेटा, जितना पेन चलाओगे उतना आपके लिए बढ़िया है। आपको मैच करनी है चीज़ें। सर यहाँ पे, ठीक है, ये जो रीजन है ना, यहाँ पे हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? क्या कारण है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने का? तो देखो, हमें ये पता है क्या सर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं होती है, एक फोर्स होता है। तो बेटा यहाँ पे आपने फोर्स निकाला तो हुआ है। ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये तो हमारा नल पॉइंट नहीं है। ये हमारा क्या है? नल पॉइंट है बेटा। एन से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है। नल पॉइंट सर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे, ठीक है, फोर्स जीरो होता है ना? अभी तक आपने यही पढ़ा है। नल पॉइंट पे क्या होगा? फोर्स आपका जीरो होगा। तो बेटा अगर फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वहां पे क्या होगा? जीरो होगा, है ना? तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्लियर है?
तो कितने बच्चे यहाँ पे सही बना पाए और कितने का मैच कर गया है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करनी है। नेक्स्ट है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे बनाओ, सारी बातों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको बनाना है। तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं, नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं, टर्मिनेट करती हैं। नेगेटिव चार्ज पे आके ये ख़त्म हो जाती हैं फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज से, हाँ अब देखो मैंने एरो ऐसे लगा दिया, ये मेरी क्या है, गलती है। तो एरो क्या होगा, इधर लगा, क्यों? आपका एक एरो भी आपके नंबर कटवा सकता है भाई। सारी चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। ये इधर जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे जाएगी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे जाएगी, है ना? और ऐसे ही हर डायरेक्शन में होती है। तो आप हर डायरेक्शन में दिखा सकते हो। और नेगेटिव पे ये आ रही होगी बेटा, नेगेटिव पे ये आ रही होगी। ठीक है, आप और बनाना चाहते हो और बनाओ, लेकिन बनाना उतनी ही, मतलब प्रोपोर्शन में बनाना। अगर ऊपर दो बनाई है, नीचे भी दो। ठीक है, प्रोपोर्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सर यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है ना? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? भैया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में इक्वल अमाउंट के हैं, वहाँ पे कोई नल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, कोई नल पॉइंट नहीं है यहाँ पे। नल पॉइंट नहीं है तो कोई यहाँ कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे फोर्स ज़ीरो हो। और फोर्स ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं होगी बीच में। ठीक है, आप इनके नल पॉइंट निकाल सकते हो, डिटेल में भी कराया हुआ है जैसे आपको सीबीएसई के पैटर्न से लिखना है, और शॉर्ट में भी बताया हुआ है कैसे आप चेक कर सकते हो। क्लियर? देखते हैं कितनों की मैच करी है। चलो भाई आ जाओ, नया सिस्टम। एक प्लस टू क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू, चलो इसको ना, यहाँ पे मेरे को एक स्लाइड और को कॉपी करने दो, और इसमें इसको हम प्लस भी कर देते हैं। दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। चलो पहले ये बनाओ, प्लस क्यू, प्लस टू क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, प्लस टू क्यू और माइनस क्यू। यहाँ पे जब आप बनाओगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव पे ख़त्म करेगी। बीच में यहाँ पे आपको पता है कि नल पॉइंट नहीं आता। ठीक है, बीच में किस में आता है, सिमिलर चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में नल पॉइंट बिटवीन द चार्जेस लाई करता है ना? तो जितना जितना आपको समझ आता है स्टेप बाय स्टेप बनाते चलो। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फील्ड बनेगी ना, बाहर वाले रीजन में, माइनस क्यू चार्ज के, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज के बाहर वाले रीजन में फील्ड बड़े ध्यान से बनाना। ठीक है, सर आपने इधर इतनी ज़्यादा क्यों बनाई? भैया इसका मैग्नीट्यूड भी तो ज़्यादा है ना। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा बनेंगी। अब ये जो रीजन है, ये जो येलो येलो रीजन है ना? सर आपने यहाँ पे जैसे ये फील्ड दिखाई हुई है, यहाँ पे ऐसे फील्ड क्यों नहीं दिखाई? लास्ट वाले चार्ज में तो यहाँ पे फील्ड दिखाई गई थी, यहाँ पे फील्ड क्यों नहीं दिखाई? वेरी गुड, समझ रहे हो आप रीज़न क्या है? यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका नल पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, नल पॉइंट होगा। और नल पॉइंट होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, ज़ीरो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो देखो किसका मैच करा है, क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाते हैं प्लस टू क्यू और प्लस क्यू। अब ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं तो इनका नल पॉइंट कहीं बीच में लाई करेगा, है ना? पहले इस बार मैं नल पॉइंट ही बना देता हूँ। तो ये क्या है, आपका नल पॉइंट है। ये क्या है, नल पॉइंट है। चलो जी, अब फील्ड बना लेते हैं।
पॉजिटिव यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। अब ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि नल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखानी है। ठीक है सर, आप बनाते कैसे हो यार? प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है आपने। सारा का सारा गेम ना प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सर इतनी क्यों बना रहे हो? बनाओ भैया, जितनी अच्छा डायग्राम आपका बनना चाहिए, जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करके आओगे, जितनी अच्छी नोटबुक आप लिख के आओगे, है ना, जो सीबीएसई की बुकलेट होती है, जितना अच्छा आप उसको करके आओगे उतना बढ़िया है। सर ये क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और कोई भी फील्ड आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पे आपने एरो का मार्क ना लगाया हो। एरो आपकी डायरेक्शन बताती है, ठीक है, एरो आपकी क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है। तो यहाँ पे एन क्या है हमारा? नल पॉइंट किधर होता है? छोटे वाले चार्ज की तरफ होता है ना। अब हमने इसको प्लस बीच में क्यों नहीं बनाया? प्लस क्यू के पास ही क्यों बनाया है? क्योंकि बेटा नल पॉइंट इज ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। नल पॉइंट छोटे चार्ज के पास ही होता है। क्लियर है? तो अब देखो आपके कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाओ अब यहाँ पे। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है, वर्टिसेस पे ये बिठा रखे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज बिठा रखा है ना, सेम चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज सारे के सारे बिठा रखे हैं। तो आपने ये सिमेट्री वाले क्वेश्चन किए हैं, मैंने करवाए भी हैं, कि नल पॉइंट इसका बीच में लाई करेगा। ठीक है, नल पॉइंट इसका क्या करेगा बेटा? बीच में इसका नल पॉइंट लाई करेगा। बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी तो फिर कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी? तो बीच में नहीं आनी चाहिए, इसके कारण बीच से ऐसे मुड़ जाएगी भाई, बीच में नहीं आएगी। और ये सारी की सारी एक दूसरे से रिपल्शन के कारण मुड़ती जाएगी। इसकी भी ऐसे, ये जाने की कोशिश भी करें तो भी क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे अगर कम ज़्यादा लाइन हो तो मैनेज कर लेना भाई। क्लियर है? इसको मैनेज कर लेना, लाइंस बराबर ही लगाना। ठीक है, सब में जैसे छः छः लाइंस मैंने ये क्या करी हैं? बनाई हैं। तो बीच में एट सेंटर, हमें पता है सेंटर ऑफ सिमिट्री पे फोर्स हमारा क्या होता है? ज़ीरो होता है। सर इतनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल। बेटा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं। बहुत ही ज़्यादा कहने का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे अब ये तो डिटो क्वेश्चन ही आया हुआ है। 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू, 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, इक्वल वैल्यू के हैं, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्सेस शुड बी स्केच्ड एज। अब आपको पता है ये आपके जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, आएगा 2001 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई? यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है? जल्दी से मार्क करके बताओ। देखो यार, ये क्लोज लूप तो वैसे ही काट दो, ये क्लोज लूप तो बेटा वैसे ही काट दो, है ना। यहाँ पे और ए और सी में से कौन सा बनेगा? देखो यहाँ पे फिर से ये क्या है? क्लोज लूप बन रहा है। क्लोज लूप बन रहा है, काट दो। फिर कौन सा ऑप्शन रह गया? ऑप्शन नंबर सी। अभी बनाई भी है हमने, है ना, लास्ट जो हमारी स्लाइड थी उस पर यही बनी हुई है, देखो, और इसे मैच करो। यहाँ पे अंदर इन्होंने क्लोज लूप बना रखे हैं, सेम चार्ज सेम, यहाँ पे भी क्या है? क्लोज लूप बना रखे हैं। क्लोज लूप आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, और यहाँ पे अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे हो जाएगी भाई? नल पॉइंट कहाँ गया? क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मेटेलिक
solid sphere is placed in a uniform electric field, the line of force follow the path. ठीक है, एक मेटेलिक सॉलिड स्फेयर है, एक सॉलिड कंडक्टर है बेसिकली। ठीक है, मेटेलिक मतलब कंडक्टर है, सॉलिड स्फेयर स्फेरिकल कंडक्टर है, सिंपल सी बात करें क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है। सर यहाँ पे जो ये सॉलिड वर्ड है ये क्या बता रहा है, सॉलिड वर्ड है मतलब अंदर से भी वो क्या है, फिल्ड है बेटा, अंदर होलो नहीं है। जैसे आपकी टेनिस की बॉल होती है, आप क्रिकेट बॉल से खेलते हो, है ना, जो लेदर वाली नहीं होती, वो अंदर से क्या होती है, खाली होती है, बाहर बाहर रबड़ होती है। तो वो चीज़ कह रहे हैं कि अंदर भी इसमें क्या है, मटेरियल फिल है। ये सॉलिड कहने का यहाँ मतलब है। दो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एक वर्ड पढ़ा हुआ है ना होलो, जो होलो नहीं होता वो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। तो देखो जी, कैसे, कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। देखो मेरे हिसाब से यार आपको ये और ये तो वैसे ही काट देने चाहिए, है ना। आधी चिंता तो यहाँ पे ख़त्म हो गई कि सेकंड और फोर्थ तो हो नहीं सकते। सर इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं हो सकते। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, ई इनसाइड क्या होगी, ज़ीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं कंडक्टर के अंदर। तो कैसे बना दी भाई, तो ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू में से यहाँ पे आंसर आएगा, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर फोर में से पाथ वन या पाथ फोर को फॉलो किया जाएगा। अब कौन सा होगा, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे बट गए होंगे ना, यहाँ पे कोई वन भी कह रहे हैं, कुछ फोर भी कह रहे हैं। तो आंसर है बेटा इसका पाथ फोर। क्यों सर, वन में क्या दिक्कत है, वन की दिक्कत बताओ। यार आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये यहाँ पे कौन सा भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे कौन सा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, बन रहा है, बना के देख लो, सर्कल बनाओ और उसमें ऐसे लाइन लगा के देखो स्केल से, क्या 90 डिग्री से पास हो रही है, नहीं ना। तो हमने फोर्थ वाले को ही क्यों चुना, पाथ फोर का रीज़न क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस पे क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। पाथ वन में वो परपेंडिकुलर नहीं है, पाथ वन में परपेंडिकुलर नहीं है। आई होप ये सब समझ आ गया है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको विजिबल है, ठीक है। और क्या कहा है, अनचार्ज स्फेयर ऑफ अ मेटल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स। मतलब यार दो चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में एक अनचार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक मेटल का स्फेयर डाल दिया, ठीक है। जो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो कैसी नज़र आनी चाहिए, ए की तरह, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कैसी ये आनी चाहिए। अब देखो यार डी तो बिल्कुल ही काटा मारो, क्यों, रीज़न भी तो होना चाहिए ना हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ। क्यों, भैया ये प्लेट है, प्लेट से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो 90 डिग्री के एंगल पे जानी चाहिए ना, सरफेस से क्या होगा 90 डिग्री के एंगल पे होगी। ये आपको कौन से 90 डिग्री दिख रहा है भाई, कौन सी दुनिया में 90 डिग्री ऐसा होता है ना। तो भैया ये तो होगी हमारी गलत। क्लियर है, क्लियर है। अब ये कैसा हो रहा है, ये इसके पीछे से जा रही हैं, 90 डिग्री पे हैं, पीछे से जा रही हैं, और ये क्या है, ये तो इसके अंदर से ही पास कर रही है, ये क्या है, ये तो इसके अंदर से ही पास कर रही हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या है, ये क्या है, इसके अंदर से ऐसे पास करेगी। अब कहोगे यहाँ पे सर 90 डिग्री नहीं है, बेटा वो पिक्चर में दिख नहीं रहा, लेकिन उनके कहने की मंशा यही है, ठीक है। वो डेविएट करेंगी, हल्का फुल्का डेविएट करेंगी, और यहाँ पे वो उसका रीज़न आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है, और फिर क्या निकल रही है, ये कंडक्टर के बाहर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। सर ऐसा क्यों हो रहा है ना।
हमें ये तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा जब इस चार्ज कंडक्टर को, अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज है मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर तो है, क्यों कितना अंदर मतलब अब ऐसे नहीं यार, ये अनचार्ज है, लेकिन ये चार्ज हो तो सकता है, इस फील्ड में रखने से इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस तो होगा, इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस तो होगा ना भाई। इधर इसके अंदर यहाँ पे जो नेट पॉजिटिव, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, वो पॉजिटिव के कारण ये नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। फिर यहाँ से यहाँ और पॉजिटिव से फिर यहाँ पे फील्ड ऐसे जाएगी। ठीक है, बाकायदा आपके नोट्स में ये चीज़ लिखी हुई है और ऐसा बना भी हुआ है। वहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर की बात की है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये स्फेरिकल है, वहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर की बात की हुई है। तो कहा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितने आपके पैटर्न्स जो बने वो ठीक बने, कितने गलत बने, हर एक चीज़ का ध्यान रखते रहना। ठीक है। अब सर थ्योरी क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने पैटर्न के कराए। देखो ये जितने क्वेश्चन थे, जो ये थे, ठीक है, ये था, ये था, ये तो आपके जेई में आए हुए हैं। हाँ, आपके ऊपर ये, आपको आपकी जो बुक है एस.एल. अरोड़ा, जो भी पढ़ते हो आप, प्रदीप पढ़ते हो, डीसी पांडे, जो भी पढ़ते हो, ठीक है, आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और हाँ, सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है, बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखना। और सीबीएसई के लिए ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। ठीक है, 7-8 जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारी की सारी लिख के आओगे। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पहले डिफाइन करोगे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखोगे। तो ऐसे बेटा बोर्ड्स में बनते हैं क्वेश्चन। क्लियर। चलो, इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है सर, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, मतलब चार्ज फैला हुआ है। चार्ज फैला हुआ है क्या मतलब, चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है। ठीक है, व्हेन इट इज़ नॉट अ पॉइंट चार्ज, जब आपका पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो कैसा चार्ज होगा, एक्सटेंडेड चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, एक्सटेंडेड चार्ज होगा। अब एक्सटेंडेड चार्ज में मैं आपको कुछ चीज़ पहले ही क्लियर करके चलता हूँ। ठीक है, मतलब चार्ज फैला हुआ है, चार्ज तो बेटा लेंथ पे भी फैल सकता है, चार्ज तो बेटा एरिया पे भी फैल सकता है, चार्ज तो बेटा वॉल्यूम के ऊपर भी फैला हो सकता है। ठीक है, चार्ज तो लेंथ पे भी हो सकता है, चार्ज क्या, हाँ देखो जैसे हमने फोर्स में, कूलम फोर्स में लास्ट में एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने एक्सटेंडेड चार्ज लिया था, मतलब चार्ज हमारी रोड की लेंथ पे फैला हुआ था, याद है आपको, है ना, याद है। यहाँ पे फिर हमने एक टर्म डिफाइन की थी, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर से वही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने लेंथ की बात की थी जस्ट। अब हो सकता है बेटा एरिया पे भी हो सकता है बेटा वॉल्यूम पे भी हो, तो कौन कौन सी टर्म हो सकती हैं जो आपने 11th में पढ़ी है, मैं आपको पहले ही सिखा रहा हूँ। एक होती है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर मतलब जब हमारा चार्ज एक लेंथ पे फैला हुआ हो। ठीक है, चार्ज, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड
चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ। जब आपका चार्ज लेंथ पे फैला हुआ हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तब हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे ये अगर आपकी एक रोड है, ठीक है, ये आपकी रोड है और इसके ऊपर आपका चार्ज फैला हुआ है, इसके ऊपर हमारा एक चार्ज ऐसे फैला हुआ है। क्लियर? कितना चार्ज फैला हुआ है, मान लेते हैं क्यू चार्ज यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। रोड है, रोड पे क्या होती है, लेंथ पे ही चार्ज होगा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है बेटा लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं, लेमडा से। ये होती क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिंपल और साधारण शब्दों में बात करूं, एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है। मान लो इस रोड की लेंथ है 10 मीटर, इस रोड की लेंथ क्या है, 10 मीटर है। 10 मीटर के ऊपर क्यू चार्ज फैला हुआ है, 10 मीटर के ऊपर कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू चार्ज फैला हुआ है। 1 मीटर के ऊपर कितना फैला होगा भाई, 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, क्यू डिवाइडेड बाई 10। यहां तक मेरे को कोई दिक्कत है, यहां तक ऐसा लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं। तो इस 1 मीटर लेंथ के ऊपर जितना चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यही मेरा क्या है, लेमडा। तो लेमडा क्या हो गया, Q/10। अब जरूरी नहीं है रोड की लेंथ हमेशा 10 ही होगी, ठीक है। तो अगर हमारी रोड की लेंथ क्या हो, L हो, रोड की लेंथ क्या हो, L हो, तो लेमडा क्या आ जाएगा, नेट चार्ज जितना भी उसके ऊपर चार्ज है डिवाइडेड बाय लेंथ, डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो सर इसका फ़ायदा क्या है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मेरे को फ़ायदा क्या है। यार वो सेम बात है कि यार अब रोड हर बार ज़रूरी थोड़ी है यार 10 मीटर की हो, है 10 मीटर की रोड पे इतना चार्ज है, रोड की लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो हमने वही है ना, जैसे मार्केट में आप कुछ भी लेने जाते हो 1 किलो का ही तो भाव पता करते हो, है ना। 1 किलो की चीनी कितने की है, अब भैया 50 रुपए की है, तो हाँ 10 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं जिसने जितनी भी लेनी है। तो सेम एक एक यूनिट के लिए हमें पता है चार्ज कितना है। अब रोड, अब ये लेमडा की वैल्यू अगर आपको दे दें, है ना, मान लो कोई भी लीनियर चार्ज है जिसकी लेमडा है 2 कूलम पर मीटर, 2 कूलम या माइक्रो कूलम पर मीटर, बस। अब आपको अगर ये पता है तो आपकी रोड जितनी मर्जी लंबी हो, है ना, आप उस पर चार्ज निकाल लोगे, आप उस पर चार्ज निकाल सकते हो। तो हमें अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है तो मैं कंप्लीट चार्ज, है ना, क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, लेमडा इंटू एल। क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, लेमडा इंटू एल। तो ये काम मेरा आसान हो जाता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। एक होती है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को बेटा सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा मतलब यार कोई एरिया पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर द एरिया। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, एरिया पे अगर आपका चार्ज फैला हुआ है तब, ठीक है। मान लो कि इस पे क्यू चार्ज सरफेस पे फैला हुआ है पूरा और इसका एरिया है ए। एरिया क्या है, ए है। डिस्क हमने मान रखी है, ये क्या है, ये एक डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क पे चार्ज फैला हुआ है क्यू, का डिस्क का एरिया कितना है, ए, ठीक है बच्चे। ये क्या होगी, हमारी डिस्क होगी। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्मा होगा, सिग्मा होगा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया,
चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जैसे हमने पीछे लेंथ के केस में निकाला था, वैसे ही सिंपल पर यूनिट एरिया मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज कितना है क्यू, एरिया कितना है ए। अब डिस्क का जो भी डायमेंशन दे रखे हो भैया, उसी हिसाब से आप एरिया यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। चलो ऐसे ही होता है हमारा नेक्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको आप रो से डिनोट करते हो, मीन्स जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर द वॉल्यूम, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम पे जब आपका चार्ज फैला हो, जैसे ये क्यूब है, इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्लस क्यू हमारा चार्ज है और इसकी वॉल्यूम है वी। ठीक है, वी वॉल्यूम है, तो सर ये भी सेम होगी। हाँ जी सेम होगी। रो क्या होगा हमारा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो रो क्या आ जाएगी हमारी, चार्ज क्या है क्यू है, वॉल्यूम क्या है वी। तो रो की ये वैल्यू आ गई, यहाँ से आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं टोटल चार्ज क्या कर सकता हूँ बेटा, निकाल सकता हूँ। क्लियर, चलो जी। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रोड। ये एक पॉजिटिव चार्ज की मान लो रोड है ना। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने फोर्स में किया था, कूलम लॉ में किया था। एल लेंथ की ये रोड मान लेते हैं, इसके कारण यहाँ पे डी डिस्टेंस पे एक चार्ज रख देते हैं क्यू नॉट। इस पे यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं, है ना। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए क्यू नॉट अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, डी इंटू डी प्लस एल। इतना क्या लगता है इसके ऊपर, एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ से लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन कूलम चार्ज। अगर ये क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो, वन कूलम हो, तो जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही तो होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स experienced by वन कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, वही तो है। तो अगर हमारा क्यू नोट की वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए, क्यू नोट की वैल्यू क्या हो जाए, वन कूलम हो जाए, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, है ना। अरे, चलो इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये हमारी चार्ज रोड, इस पॉइंट पे टी डिस्टेंस पे अगर मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर की तरफ होगी। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अवे होगी कितनी, के इस पे चार्ज है क्यू, तो के क्यू बाय डी इंटू डी प्लस एल, डी इंटू डी प्लस एल। अगर सर ये चार्ज नेगेटिव होता, भाई अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यू चेंज होती, डायरेक्शन चेंज होती किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन चेंज होती,
अगर डी डिस्टेंस पे, इस सेम डी डिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखता, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखता तो मैं इधर लिखता बेटा, इस बार इधर दिखाता वैल्यू, क्या आएगी, के क्यू बाय डी इंटू डी प्लस एल। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। नेगेटिव, आपको पता है नेगेटिव का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव। नेचर कैसा हो जाएगा ये, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो वहां पे किया हुआ काम हमें यहाँ पे देखो कितना फायदा दे रहा है कि हम डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे चलें। तो ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट वैसे तो देखो जेई में तो आने ही आए, जेई में तो क्वेश्चन इसके आने ही हैं, और आपके बोर्ड में भी डेरिवेशन आने के चांसेस रहते हैं। बहुत बढ़िया, ये आपका टॉपिक है। तो यार अब आप बोर्ड में लिखोगे कैसे, है ना। देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। बोर्ड के लिए एक कहानी यहाँ पे लिख के आनी है। क्या कहानी लिख के आनी है सर, वही लेट वाली, ठीक है। लेट अ रिंग ऑफ रेडियस आर, है ना, इज टेकन, चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द रिंग। अच्छा ये भी चीज़ बता देता हूँ, अब रिंग है ना, बहुत बढ़िया, कहानी के टाइम पे बढ़िया चीज़ आ गई। रिंग है यहाँ पे, ये येलो कलर की हमने क्या ली हुई है, रिंग ली हुई है। अभी क्या लिखा हुआ है, डी क्यू क्या लिखा है, एक्स क्या लिखा है सर, ये थीटा वीटा सब सब भूल जाओ। सिंपल क्या है, हमारे पास एक रिंग है। रिंग जो आप, वही रिंग जैसे आप फिंगर में पहनते हो, है ना, या आप कड़ा बोल लो जो आप हाथ में पहनते हो, वो भी क्या है, एक रिंग ही है। अब रिंग के ऊपर बेटा अगर ये रिंग है तो जो जिस भी मटेरियल की बनी है, आप सोच लो चांदी की रिंग पहन रखी है, सोने की रिंग पहन रखी है ना, या कड़ा पहन रखा है, जहाँ पे ये मैंने मार्किंग की, आपका मटेरियल तो वहीं पे होता है ना। अंदर, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये तो खाली होता है, ये तो गैप होता है, यहाँ पे तो मटेरियल फिल नहीं होता, यहाँ पे तो आपका कोई मटेरियल फिल नहीं होता, है ना। तो रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रिंग पे जो चार्ज होता है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेंथ पे। चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेंथ पे। तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यही कहानी आपको लिख के आनी है। सर कहाँ से लिखे, जो भी आप रेफरेंस बुक का यूज़ कर रहे हो, जो भी आप रेफरेंस बुक का यूज़ कर रहे हो। सीबीएसई के लिए सर रेफरेंस बुक कौन सी अच्छी है आपने बताया ही नहीं। थ्योरी पढ़नी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, तो एस एल अरोड़ा आप ले सकते हो। सर जेई मेन के लिए, उसके लिए तो सबसे बेस्ट है बेटा, सबसे पहले पी वाई क्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पी वाई क्यू। अदरवाइज़ आप एस एल अरोड़ा जो है वो आपकी सी बी एस ई के लिए इनफ है। ठीक, उसमें थ्योरी पोर्शन भी इनफ है, और डेरिवेशन भी अच्छे से करके दिखाई हुई है, क्वेश्चंस भी इनफ है, तो आप वो ले सकते हो। तो रिंग पे चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बच्चे, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रिंग पे चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और ये कहानी कौन सी, ये कहानी आपको सारी की सारी लिख के आनी है। ठीक है, ये कहानी आपको सारी की सारी लिख के आनी है। ठीक है, तो हमारी रिंग है। अब आ जाते हैं डायग्राम पे। रिंग में जो ये एक्स लिखा हुआ है डायग्राम में, ये एक्स क्या है, ये सेंटर हो गया इसका। ठीक है, ये ओ हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। आर रेडियस की ये रिंग है, स्मॉल आर क्या है, अभी इसको छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हमें एक रिंग से एक्सिस पे, अब एक्सिस कौन सी होगी सर, अरे यार एक्सिस क्या होती है, ये रिंग है भाई, आपकी ये रिंग है, जो ये बीच में खाली स्पेस है इसमें से ये एक्सिस है, यही क्या होगी, आपकी एक्सिस होगी। बस इसको अब थोड़ा खड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, हमने डेरिवेशन के लिए क्या करा, खड़ा करके दिखा दिया। यहाँ पे ये मान लो ये क्या है, आपका एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट हो गया पी।
इस रिंग के कारण इस पी पॉइंट पे जो रिंग से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर ये क्या दिखाया हुआ है ना, सब सब कुछ हटा दो, मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, ये लो, अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये डी ई वगैरह सब कुछ क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता, बस इतना है। इस पी पॉइंट पे ये भी हटा दें, ये लो जी, ये थीटा वेटा हटाओ, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हमें निकालना है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पे कितनी है, बस ये चीज़ है। अब यार हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन पता है, आप ये चीज़ देखो ना, मुझे क्या पता है, मैं क्या जानता हूँ, मुझे वट वी नो, हमें तो ये पता है भैया, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आप रखो क्यू, और उसको पी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप कितनी बताओगे, कितनी बताओगे, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, फोर्स होता है ना ये। तो बच्चों, फॉर्मूला भी लिख लिख के याद करते रहना, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, क्योंकि आगे कुछ फॉर्मूले ऐसे आने वाले हैं जहाँ पे नीचे आर होगा। ठीक है, क्यू वन क्यू टू बाई आर भी होगा, तो फॉर्मूले हमेशा लिख के याद करना। हमें ये पता है कि अगर यार ये पॉइंट चार्ज होता, तो पॉइंट चार्ज के लिए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, बट रिंग, रिंग क्या है, रिंग एक एक्सटेंडेड चार्ज है, रिंग इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। रिंग क्या है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है। ठीक है, अब रिंग चार्ज होने से फिर क्या दिक्कत है सर, है ना, चार्ज तो है। अरे भैया, हमें जो फॉर्मूला पता है वो पॉइंट चार्ज के कारण पता है, रिंग चार्ज, रिंग पे चार्ज एक्सटेंडेड है उसके कारण बिहेवियर चेंज हो जाता है यार, हम यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट सोल्व डायरेक्टली, डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख सकते कि इस भैया रिंग पे ऊपर क्यू चार्ज है तो इस पे इतना क्या होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूले में डाल दो, नहीं। पॉइंट चार्ज और एक्सटेंडेड चार्ज का बिहेवियर अलग अलग होता है, ये आप सीख चुके हो। ठीक है, तो फिर सर कैसे करें, कैसे क्या करना है, अगर एक्सटेंडेड चार्ज है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। वी विल टेक एन एलिमेंट, हमें क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे। तो एलिमेंट ले सर, कौन सा एलिमेंट लेना है, ये जो लिया हुआ है ना येलो कलर का जिस पे डी क्यू लिखा हुआ है, यही हमारा क्या है, एलिमेंट है। ये क्या है, एलिमेंट है। ये कैसा एलिमेंट है सर, अरे भैया हमने इतना सा पोर्शन क्या कर लिया, कट कर लिया, इतना सा पोर्शन रिंग का क्या कर लिया हमने, कट कर लिया। उस रिंग के, ये हमारा एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे चार्ज है डी क्यू, और इस एलिमेंट की लेंथ हमने मान ली डी एल। अब ये सब कुछ कहानी में लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ आपका कहानी में लिखा होना चाहिए। क्लियर, चलो मैं भी लिखता हूँ, आपके साथ साथ थोड़ा काम मैं भी करूँगा। वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट, इसी में लिख देते हैं, वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल। अब ये डी एल लेंथ है इस पे, ठीक है, डी एल लेंथ का हमने एक एलिमेंट लिया। अब इस डी एल लेंथ के एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पे तो मैं यहाँ पे चार्ज लिख सकता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चार्ज कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूँ, है ना।
इस डी क्यू एलिमेंट के सॉरी डी क्यू को भी छोड़ो अभी, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, होगी सर, कितनी, के डी क्यू बाय इसका ये आर लो, आर की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस लगा के एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है, ये 90 डिग्री, रेडियस आर है और ये एक्स है, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस डी क्यू की वैल्यू क्या है, इस डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो देखो, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू डी क्यू। अब डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लेमडा इंटू डी एल, भैया क्यू क्या होता है, लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल, और लेमडा की वैल्यू क्या होगी, अभी देखो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लेमडा की वैल्यू क्या होगी, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। अब चार्ज कितना है इस पे, जर्नल कर रहे हैं, तो जर्नल हम कितना चार्ज ले लेते हैं इस पे, मान लो प्लस क्यू चार्ज इस पे फैला हुआ है, इस आर रेडियस पे, आर रेडियस के रिंग पे कितना चार्ज फैला हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे फैला हुआ है, और इसकी लेंथ कितनी होगी सर, अरे रिंग की लेंथ क्या होगी, उसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, तो मेरी डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इंटू डी एल, और लेमडा की वैल्यू क्या आई, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी एल, क्लियर। अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो हमने ई से लिखी है, जिसकी वैल्यू हमने लिख दी है यहाँ पे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे स्मॉल लिखनी थी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, एलिमेंट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे, डीई की वैल्यू कितनी आएगी, के डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो के डी क्यू की वैल्यू डालें तो कितनी होगी, क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई आर, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये आई हमारी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट पी। अब ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसके कारण, तो पूरे के कारण क्या होगी, है भाई, पूरी फील्ड के कारण क्या होगी, अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ बड़ा, अब यहाँ पे समझना बेटा, एक मिनट नोट सेव हो जाएं आपके, नोट्स, हाँ नोट सेव हो गए, चलो, अब ये डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल है ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, ये बनी हुई है इस एक पॉइंट चार्ज के कारण, ये एक स्मॉल एलिमेंट चार्ज के कारण जो हमने एलिमेंट लिया था, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इतना ही हमें पता है। अगर मैं इसके जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट, इसके जस्ट ऑपोजिट एक एलिमेंट लूँ, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया, अब देखो वैसे तो हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, इसको जोड़ते जाओ तो आपको नेट मिलेगी, लेकिन जोड़ने में प्रॉब्लम क्या हो रही है,
है ना? जोड़ने में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? जब भी आपको वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना हो, तो आपको पता है आपको वेक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है, आपको डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। अब अगर बिल्कुल इसके सामने मैं एलिमेंट लूँ, उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी बेटा, वैल्यू इसकी भी क्या आएगी? सेम आएगी, ये भी आर होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, सेम रिंग पे है, बिल्कुल ऑपोजिट है। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? डी ई ही आएगी। क्लियर होगी? ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब दो वेक्टर हैं, इक्वल हैं, थीटा एंगल पे हैं, ठीक है, टू थीटा एंगल पे हैं। अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको, एक मिनट, इसको तो हटाते हैं। और ये ऊपर वाले चार्ज के कारण मैंने लिखा रेड से डी ई, और नीचे वाले के कारण ये मेरा एलिमेंट, इसको मैं रेड एलिमेंट ले लेता हूँ और इसको मैं एक ब्लैक एलिमेंट ले लेता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल सिमेट्रिकली अपोजिट है, ठीक है, सिमेट्रिकली क्या है? अपोजिट है। अब डी क्यू डी ई, मैं डी ई को यहाँ पे रिजोल्व करूँ तो डी ई इधर आके कितना आएगा? डी ई कोस थीटा, और इधर होगा एक एलिमेंट डी ई साइन थीटा। क्लियर? ऐसे ही बिल्कुल सेम रेड वाले को अगर मैं करूं, तो यहाँ पे भी क्या होगा? डी ई कोस थीटा, और इधर आएगा रिजोल्व करके डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, है ना? अब देखो डी ई की वैल्यू सेम है, डी ई की वैल्यू सेम है, ये जो वैल्यू है ये डी ई की है, चाहे स्मॉल एलिमेंट आपका रेड वाला हो चाहे ब्लैक वाला हो, तो डी ई सेम, साइन थीटा सेम। तो ये जो साइन थीटा वाला जो एलिमेंट है ये इक्वल भी हो गया और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो गया, तो ये वाला एलिमेंट तो सबका क्या हो रहा है? कट रहा है। अब सबका मतलब, सर आप यहाँ पे, है ना, एक यहाँ पे हम क्या लेते हैं? एक ग्रीन कलर का एलिमेंट ले लेते हैं, और बिल्कुल उसके ओपोजिट एक यहाँ पे भी तो एक ग्रीन कलर का एलिमेंट होगा। इन दोनों के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और उनका भी डी कोस थीटा वाला एलिमेंट ऐड होगा, और डी साइन थीटा वाला एलिमेंट क्या होता चला जाएगा? सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। ये पंगा है। अब यहाँ पे जो इस डी ई को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि रीजन है उसके पीछे। क्यों? ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी एंगल पे है, रिजोल्व करोगे, सिमेट्रिकल एलिमेंट है, तो जो जो सिमेट्रिकल एलिमेंट आप लोगे उनके कारण डी ई कोस थीटा तो सबका क्या होता जा रहा है? ऐड होता जा रहा है। डी ई साइन थीटा सबका क्या होता जा रहा है? कैंसिल होता जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट डी ई को इंटीग्रेट नहीं करूंगा, तो सबकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, अब यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डी ई कोस थीटा, सिंपल सी बात। क्योंकि भैया सबका क्या, कौन सा एलिमेंट जुड़ रहा है? कोस थीटा वाला एलिमेंट जुड़ रहा है ना। सबका कौन सा एलिमेंट जुड़ रहा है? कोस थीटा वाला एलिमेंट जुड़ रहा है। साइन थीटा वाला एलिमेंट सभी का क्या हो रहा है? कटता जा रहा है। साइन थीटा वाला एलिमेंट सबका क्या हो रहा है? कटता जा रहा है। तो यही चीज़ हम आगे लिखते हैं, क्या है? डी साइन थीटा ऑफ ऑल एलिमेंट, डी साइन थीटा ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैंसल आउट। डी साइन थीटा तो क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है, और डी डी ई कोस थीटा
सभी एलिमेंट्स का ऐड होगा। तो हम जो इंटीग्रेट करेंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डी ई कोस थीटा वाले के कारण ही होगी। तो ई टोटल या ई नेट, तो मैं इंटीग्रेट किसको करूं? डी ई कोस थीटा को करूं, डी ई कोस थीटा को करूं। ठीक है, तो डी ई की वैल्यू क्या थी? के क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई आर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, और इनटू में ये तो डी ई की वैल्यू डाली, इनटू कोस थीटा, इनटू कोस थीटा। अब किसी के मन में ये भी डाउट आ रहा है, सर डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा है ना, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? ये सर ऐड होके 2 डी ई कोस थीटा बन जाना चाहिए। सबसे ये कलर नहीं दिखेगा, ये क्या बन जाना चाहिए? 2 डी ई कोस थीटा, है ना? 2 डी ई कोस थीटा बन जाना चाहिए ये। तो बेटा 2 डी ई कोस थीटा बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 डी ई कोस थीटा बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे आपको क्या हिसाब रखना पड़ेगा? लिमिट चेंज हो जाएंगी। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट चेंज हो जाएंगी। मेरे वर्ड्स को लिख लेना कहीं पे। कैसे चेंज हो जाएंगी सर? अगर बेटा मैं खाली डी ई लेता हूं, अगर मैं क्या ले रहा हूं? खाली डी ई ले रहा हूं, तो डी ई में मैंने एक ये एलिमेंट यहां पे रखा, इस एलिमेंट के ऐसे सारे एलिमेंट्स ये रेड कलर के यहाँ से ऐड करके रिंग कब बनेगी? जब मैं ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को यहाँ से, है ना, एक एक करके ऐसे रखता जाऊं, आखिरी एलिमेंट यहाँ पे रखूं, है ना? तो यहाँ पे जो मेरी लिमिट होगी, यहाँ मैंने किससे स्टार्ट की? 0 से स्टार्ट की। कहाँ तक गया मैं? इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर तक। अगर मैं डी ई कोस थीटा लेता हूँ, तो मेरी लिमिट कितनी आएगी बेटा? 0 to 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर आएगी। और अगर मैं 2 डी ई कोस थीटा लेता हूं, 2 डी ई कोस थीटा अगर आप ले रहे हो सर, तो क्या होगा? अब देखो, 2 डी ई कोस थीटा में प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ पे चलो हम ग्रीन से ही मार्क कर लेते हैं, येलो वाले एलिमेंट हम लेते हैं। ये एक मैंने जब ये एलिमेंट लिया येलो वाला, तो उसमें बेटा ये वाला येलो अपने आप काउंट हो गया, अपने आप क्या हो गया? काउंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे अब एक ये एलिमेंट ले रहा हूँ, ब्लू वाला जो एलिमेंट ले रहा हूँ, तो उसके सामने वाला यहाँ पे जो ब्लू वाला एलिमेंट होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली काउंट होगी। जभी तो हमने ट्वाइस करा ना, जभी तो हमने क्या करा? ट्वाइस करा यार। तो अगर आप 2 डी ई कोस थीटा लेते हो, तो जब बेटा मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ तक आऊंगा, तो इसकी यहाँ तक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी होगी? ऑटोमेटिकली काउंट हो चुकी होगी। तो अब आपकी जो लिमिट जाएगी वो चेंज हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। वो सिर्फ पाई आर तक लेोगे। ठीक है, 0 से पाई आर तक आप लिमिट लेोगे। तो इसीलिए लिमिट में कंफ्यूजन होती है। तो हम यहाँ पे किसको ऐड करते हैं? सिर्फ डी ई कोस थीटा को। डी ई कोस थीटा को मैं ऐड करूंगा, और मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर। और इसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू डाल दूंगा। कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे सर? ये रहा थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है। तो कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? कोस थीटा इज इक्वल टू बेस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ई नेट इज इक्वल टू 0 to 2 पाई आर
के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1/2। ठीक है। अब जो जो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रिंग की रेडियस कांस्टेंट है, एक्स, एक्स क्या है, एक्स भी फिक्स पॉइंट है, एक्स को हम चेंज नहीं कर रहे, आर फिर से कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है, तो वेरिएबल सिर्फ ये वाला है ना, डीएल क्या है, मेरा वेरिएबल है, तो बाकी सबको, सबको क्या करो, बाहर निकालो और सिर्फ डीएल का इंटीग्रेट करो, डीएल को क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो ई नेट मेरा क्या आएगा, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1 + 1/2, 3/2 कर देंगे। ठीक है। और इंटीग्रेट किसको करेंगे, डीएल को करेंगे 0 to 2 पाई आर, 0 to 2 पाई आर, तो इंटीग्रेट करके, ठीक है, इंटीग्रेट करके मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा 0 to 2 पाई आर, 0 to 2 पाई आर, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई आर -0, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारी ई नेट कितनी आई, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। तो इसको अगले पेज पे अच्छे से लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x, किसी x डिस्टेंस पर, ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ से एक बार मुझे ये कोई रिंग है, इससे किसी x डिस्टेंस पे, p पॉइंट पे, कि खुद की रेडियस कितनी है, r है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के रिंग पे चार्ज q x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक रिंग के कारण। अब सर अगर इस रिंग पे नेगेटिव चार्ज होता तो बेटा डायरेक्शन ही तो चेंज होती है ना, अभी अवे बन रही है तो ये टुवर्ड्स बन जाती नेगेटिव के कारण, और तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को आप एक दो बार और देखोगे। ठीक है, जहाँ पे नहीं समझ आए बेटा रिवाइंड करते रहो करते रहो, और आप एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बार में सब कुछ क्लियर हो जाए बहुत कम चांसेस रहते हैं, कुछ बच्चे होते भी हैं जिनको हो जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बार बार देखो, बार बार लिख के देखो, आपको सारे पॉइंट्स क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मतलब क्या है कि चार्ज रिंग पे, चार्ज रिंग के कारण एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये हमें पता लग गया, ये हमें क्या हुआ, पता लग गया, है ना। लेकिन हमें एक वो पॉइंट बताओ बेटा जहाँ पे, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ,
यहीं पे अगर मैं सेंटर पे देखना चाहूं, ये तो पी पॉइंट पे देखा ना, एट सेंटर, सेंटर पे कितनी होगी? सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितनी होगी? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगी? जीरो। तो रिंग के यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। सर ये वही सिमेट्रिकल वाला सिस्टम नहीं बन गया? हाँ बेटा, सिमेट्रिकल वाला ही सिस्टम बन गया। अब वैसे ही जैसे सेंटर पे जीरो आई है ना, मेरे को अगर आप यहाँ पे पूछो, एक्स पे पूछो, तो मैं लिख सकता हूँ के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछो तो कितनी है? जीरो है। क्लियर है? मुझे इस एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? मैक्सिमम हो। सोचो क्या सोचना है। ठीक है, सोचने के लिए तो बोल दिया, सोचना क्या है बेटा? सोचना ये है कि क्या अप्रोच लगाएं। क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की? मुझे कैसे पता चलेगा? आप तो टीचर हो, आप तो बता दोगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन आपके सामने अगर रैंडमली कोई चीज़ ऐसे आ जाती है तो बेटा आपको कैसे पता चलेगा? है ना, कि मुझे क्या करना है? तो बेटा यहाँ पे ना एक साफ साफ एक वर्ड लिखा हुआ है, मैक्सिमम। हाँ तो सर इससे क्या हो रहा है? क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट था जिसे हम कहते थे कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जिसे हम क्या कहते थे? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे बेटा आप वो लगाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है उसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व कैसे किया जाता है बेटा? क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाओ, फिजिक्स में, वहाँ पे बेसिक मैथ्स में मेरे हिसाब से लास्ट क्लास है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ही बताया हुआ है। यहाँ पे भी समझ लो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, यहाँ पे भी समझो और वहाँ पे भी जाके आप देखो। क्लियर है? क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा लगता कैसे है? पहली बात, पहला स्टेप, तो फंक्शन देखो जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमम करना है। ठीक है, हमें एक फंक्शन चाहिए। कौन सा फंक्शन, किसको करना है? यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, फंक्शन इज नीडेड। जिस भी चीज़ को अपने मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है उसके लिए फंक्शन तो चाहिए ना। भैया किसको करूँ मैं मैक्सिमम मिनिमम? किसको करना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को करना है। किसको करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को करना है। चलो जी, मेरे पास आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड को करना है। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा भैया? किसी भी पॉइंट एक्स पे है, किसी भी पॉइंट एक्स पे, तो मेरे को पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो एक फंक्शन तो मैं यहाँ से बना ही सकता हूँ, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। अब सर हमें नहीं समझ आ रहा ये फंक्शन फंक्शन आप बोल क्या रहे हो? बेटा इक्वालिटी आप लगा रहे हो ना, मीन्स ये क्या बन गया? अभी एक फंक्शन बन गया। ठीक है, क्या बन गया? फंक्शन बन गया। अब सर ये मैक्सिमम कैसे होगा, मिनिमम कैसे होगा? मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इस फंक्शन को आप वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अब वेरिएबल कौन है सर? भैया क्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वेरी वेरी किसको कर सकते हो? है ना, हमें क्या पूछा है कि भैया इस एक्सिस पे कहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। तो हो सकता है वो पॉइंट ये हो सकता है वो पॉइंट ये हो, है ना, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, हमें तो नहीं पता।
तो वेरी क्या कर रहा है इन येलो पॉइंट्स में? वेरी क्या करेगा? किसकी वैल्यू वेरी करेगी? एक्स की वैल्यू वेरी करेगी ना। एक्स की वैल्यू चेंज होगी। जैसे अगर मैं इसको 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, 3 4 5, अब फंक्शन किस पॉइंट में मेरा मैक्सिमम है? 1 2 3 4 5 पे। तो मैं किसकी वैल्यू चेंज करूंगा? एक्स की वैल्यू चेंज करूंगा ना। 1 के लिए अलग होगी एक्स की वैल्यू, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग और 5 के लिए अलग। तो वेरिएबल मिल गया मेरे को, है भाई? वेरिएबल मिल गया कि क्या चीज़ हमें वेरी करके देखना पड़ेगा? एक्स हमें वेरी करके देखना पड़ेगा। तो एक्स आपको वेरी करके देखना पड़ेगा। तो बेटा डी ई बाय डी एक्स को क्या करो? जीरो के इक्वल पुट करो, डिफ्रेंशिएशन करो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में और इसको जीरो के इक्वल पुट करो, वहां से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। वो पॉइंट जो आएगा वो आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम हो। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो ई क्या है? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की वैल्यू 3/2। अब कुछ बच्चों की हालत यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में ख़राब हो जाएगी। तो के क्यू एक्स, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर -3/2, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। ठीक है, के क्यू तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं और ऐसे हम लिख लेते हैं, ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। तो डी ई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो करना है। तो डी ई बाय डी एक्स क्या आएगा? के क्यू एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u क्या आएगी? 1 × v एज इट इज, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर -3/2। ठीक है, प्लस u एज इट इज, x एज इट इज, v की डिफ्रेंशिएशन, v की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी? -3/2 एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर -5/2, 3/2 में से एक कम कर दो, और इंटू 2x। चेन रूल लगा रहा हूँ भाई यहाँ पे, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल लगा रहा हूँ। ये डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ आई तो फिर से कह रहा हूँ, बेसिक मैथ्स जाओ, डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे देख लो। ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट, वहाँ पे बेसिक मैथ्स में डिफ्रेंशिएशन कराया हुआ है पहली क्लास में। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देखो। इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये पूरा बड़ा फंक्शन, ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है, ये क्या होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। अब ये ज़ीरो के बराबर क्या होगा? है भाई, अब ये ज़ीरो के बराबर कब होगा? फॉर दिस फंक्शन टू बी ज़ीरो, इस फंक्शन को अगर ज़ीरो होना है, देखो के तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि के तो क्या है? 9 × 10⁹ कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे ज़ीरो करोगे? 9 × 10⁹ को ज़ीरो कैसे कर दोगे यार आप? वो तो फिक्स वैल्यू है उसकी। चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। रिंग पे अगर चार्ज ही नहीं है, निकाल क्या रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड किससे निकालोगे? कॉमन सेंस है ना। जो देखो यार, आप ये काम करते आए हो ना, x+1 x+2 ज़ीरो है, तो या तो x+1 ज़ीरो होगा या x+2 ज़ीरो होगा, दोनों को ज़ीरो इक्वल टू पुट कर देते हैं। मैथ में बिल्कुल सही कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स है। यहाँ पे कोई अगर ऐसा कर रहा है ना कि के क्यू के ज़ीरो हो सकते हैं, भैया के और क्यू तो ज़ीरो हो नहीं सकता। तो फिर ये कब ज़ीरो होगा? कब ज़ीरो होगा ये? इसकी वैल्यू, और अब ये माइनस में है, इसकी वैल्यू। देखो ये टर्म नेगेटिव है, ये दो टर्म है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये वाली टर्म पॉजिटिव है। इन दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो मेरी पूरी लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी, है ना? ऐसे ही होगा। समझ आ गया? तो फोर डी ई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर -3/2 इज इक्वल टू नेगेटिव, इन दोनों की बराबर होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू है, इज इक्वल टू
क्या है ये, 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, 2 से 2 कैंसिल, 3x² इंटू x² प्लस r² की पावर -5/2। ठीक है, x² प्लस r² की पावर -5/2। इस फंक्शन को सर आपने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया। अरे भैया नेगेटिव है वो तो हमने सोच ही लिया ना, पहले ही नेगेटिव टर्म है ना। अब कोई बच्चा यहाँ पे कर रहा है सर यहाँ पे आपने -3 के आगे माइनस का साइन नहीं लगाया। भाई मैं क्यों लगाऊं जब मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया इन दोनों के बीच में। अगर आपको ये करना है ना कि सर ये तो नेगेटिव है यहाँ पे, तो इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, इन दोनों को सम करके ज़ीरो आना चाहिए। फिर आप ऐसे करो, है ना, सम करके ज़ीरो लिखोगे फिर भी यही चीज़ बनेगी। तो थोड़ा सा मेरे बच्चों मैथ, ठीक है, आप अपने तरीके से करके देखो, आप अपने तरीके से करके देखो, यहीं पे पहुंचो। तो यहाँ से क्या बनेगा फिर ये, x² प्लस r² की पावर 3/2 -3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3x²। तो यहाँ से ये क्या बना, x² प्लस r² इज इक्वल टू 3x², देन r² इज इक्वल टू 2x²। और ये क्या बनेगा, x की पावर हमें निकालनी है तो r√2 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आई, अच्छा ये प्लस माइनस करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, प्लस माइनस r√2, r डिवाइडेड बाई √2, r डिवाइडेड बाई √2। अब सर ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, प्लस माइनस मतलब लेफ्ट या राइट, प्लस माइनस मतलब लेफ्ट या राइट, क्या मतलब सर। अरे भाई देखो, रिंग है ये, हमने यहाँ पे इधर x की वैल्यू ली, राइट साइड में चल रहे हो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। रिंग के लेफ्ट साइड में चलो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। सर अब आपको कैसे पता, भैया x डिस्टेंस है यार, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिक्स में हर चीज़ का रीज़न मिलेगा, डोंट वरी, आप सोचना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे अब कितना, अगर इसकी रेडियस r है, रेडियस क्या है, r है, तो यहाँ से मान लो ये r/√2, क्या हो जाएगा, ये r/√2, ये पॉजिटिव r/√2 हो गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव r/√2। इन दोनों पॉइंट पे ही ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सर आपने यहाँ पे r की वैल्यू निकाल ली, है ना, और ऐसे लिख दिया, हमने चेक नहीं करना कि ये मैक्सिमम है या नहीं। देखो फिजिक्स में मैक्सिमम के लिए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में मैक्सिमम के लिए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए तो इस पॉइंट पे आके फंक्शन मैक्सिमम ही निकलेगा, अदरवाइज आप डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालो, ठीक है, फिर आपका आएगा। ठीक, तो ये क्या आया, डिस्टेंस एट विच, डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो रिंग के केस में याद रखना है, अब आपको रिजल्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ भी बनाने जा रहा हूँ। तो अगर ये एक रिंग है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, रेडियस क्या है, आर, इस रिंग के कारण आपको रिजल्ट क्या क्या ध्यान है कि एक्स पॉइंट पे की वैल्यू क्या होती है, KQ(x) अपॉन अंडर अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2। सेंटर पे होती है 0, x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2 हो जाए तो क्या हो जाएगी, ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं बेटा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, सेंटर पे 0, फिर धीरे 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 बढ़ेगी, एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम आएगा, फिर क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, फिर क्या होएगी, ये कम हो, ठीक है। ऐसे ही इस साइड
अब ये नेगेटिव में धीरे 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 बढ़ेगी, एक पॉइंट आएगा, मैक्सिमम होगी, फिर क्या हो जाएगी, मिनिमम होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। अब ये यहाँ पे इधर क्या है, ज़ीरो है, इधर क्या है, ई मैक्स है, ये इधर क्या है, ई मैक्स। और जब ई मैक्स हो गया तो उस टाइम आर, उस टाइम ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स, ये कितना होगा, प्लस आर बाय रूट टू। और ऐसे ही ये इधर, ये जो डिस्टेंस है एक्स, ये कितना होगा, नेगेटिव में आर बाय रूट टू, लेफ्ट साइड या नेगेटिव साइड। तो ये क्या बनता है, आपका ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। रिंग के केस में सीबीएसई में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से डायरेक्ट ये आपका पूछा जाता है। तो क्लियर है, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। हमने कुछ क्वेश्चंस करे इलेक्ट्रिक फील्ड, आज देखो बहुत डिटेल में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कराई है आपको, ठीक है, बहुत डिटेल में कराई है, इसीलिए टाइम लगा है। अब आगे अगर आपने ये डेरिवेशन अच्छे से समझ ली तो नेक्स्ट डेरिवेशन जितनी भी हम करेंगे उसमें इससे कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो और अच्छे काम करते रहो, थैंक यू।